हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पे आपको मिलती है फैशन, ब्यूटी और बेबी से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी वीडियोस। तो आज का जो टॉपिक है, बाई टाइटल आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। जितना मैं इजी बोलूँ उतनी इजी मेरी जर्नी थी नहीं। प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही टफ़ रही है और बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती ही है। जब मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी, तो उसमें मैंने जब अपनी उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम मैंने जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में टिकटॉक में अपना कंटेंट रखा था, तो मुझे इतने सारे कमेंट आए थे कि मतलब दीदी हमारे साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है, हमारे भी इतने मिसकैरेज हो गए हैं। और बहुत लोग के मुझे ये मैसेज आते थे कि दीदी मैं भी ये इंजेक्शन यूज़ करती थी, मुझे भी ये इंजेक्शन लगते थे। तो आइए स्टार्ट करती हूँ मैं आपके साथ अपनी जर्नी। तो मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। 6 दिसंबर 2014 में मेरी मैरिज हुई थी। और उसके बाद मैंने जब अपनी शादी का 1 ईयर कंप्लीट किया था, तो उसके बाद मैं कंसीव कर गई थी। तो मेरी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गई थी। स्टार्टिंग में मुझे ब्लीडिंग, जब मैंने टेस्ट किया था उसके बाद मुझे लगा मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल सबकी तरह ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसके 1 वीक बाद मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग गई। तो मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं उस टाइम मैं हम लोग गुड़गांव में रहते थे और मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप उनको भी कुछ समझ नहीं आया उस टाइम केस उन्हें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब होता है तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे रीज़न रहे होंगे। आजकल सबका ही ये होता है। मतलब लोग उस टाइम ये नहीं हुआ कि मतलब मैंने छोड़ दिया, मैंने ट्रीटमेंट किया। तो मैंने प्रेगनेंसी में ही मुझे, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। स्टेन का इंजेक्शन लगता था मुझे, डेली मुझे वो इंजेक्शन लगता था बैक पे। तो फिर उसके बाद जब मैंने डेली वो इंजेक्शन लगाया, उसके बाद भी मुझे कोई रिकवरी नहीं लगी। मुझे प्रॉपर कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला गया था। मैं बेड रेस्ट करती थी, और जो भी उन्होंने खाने पीने के लिए जो भी मना किया था, मैंने सारे प्रिकॉशन लिए थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मुझे 1 महीना होते मुझे ब्लीडिंग नहीं रुकी। मतलब हल्के स्पॉट्स मुझे आते थे। 7 वीक में मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसमें ये पता चल जाता है कि बेबी की हार्ट बीट है या नहीं है। तो उसमें बेबी की हार्ट बीट बहुत कम आई। तो उनने मुझसे ये बोला कि आप ना कुछ टाइम वेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत केस में ऐसा होता है कि बेबी की हार्ट बीट अभी कम है तो बाद में थोड़ी अच्छी आ जाएगी, तो आप वेट कर सकते हो। तो हमने बोला ठीक है, हम वेट कर लेते हैं। तो हमने कुछ टाइम वेट किया, हमने 15-20 दिन वेट किया। उसके बाद जब उन डॉक्टर ने हमें दूसरी डेट दी अल्ट्रासाउंड की, हमने दूसरी डेट पे अल्ट्रासाउंड किया, तो उसमें बिल्कुल ही नहीं, बहुत ही कम थी। हाँ जी, मैं जब अपनी डॉक्टर से मिली तो उनने भी मुझे यही रेकमेंड किया कि मतलब नहीं हो सकता है कुछ, तो उनने अबॉर्शन की मुझे दवाइयाँ लिख दी। उसके बाद मैंने एक डॉक्टर को और सजेस्ट किया कि मुझे ये दवाइयाँ लिख के दे दी। मैंने वो दवाइयाँ ले ली। तो उसके बाद मुझे बहुत सी प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फिर मैंने इतना मुझे, मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी मेंटली, कि मैंने कुछ टाइम तक मैंने सोचा कि अब नहीं, अब मुझे कुछ टाइम बच्चे के बारे में नहीं सोचना। मेरा दिमाग, मतलब मैं परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा कि अब कुछ टाइम मुझे रेस्ट करना है, मेरी बॉडी को रेस्ट देना है। मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मेरी शादी भी 19 की एज में हो गई थी। तो जिस टाइम कंसीव हुआ मैं 21 ईयर्स की थी। मुझे कुछ टाइम देना है अपने आप को, अपनी बॉडी को रिकवर होने में कुछ टाइम मुझे चाहिए। तो उसके बाद मैंने आफ्टर 2 इयर्स बाद उसके बीच में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मुझे सिस्ट हो गई थी, उसका भी मैंने 6 मंथ का ट्रीटमेंट करवाया, फिर जाके मैंने वो ठीक करी। और मैं अपने रेगुलर चेकअप लेती रहती थी, ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, शुगर टेस्ट, और ये सब मैं करती रहती थी। उसके बाद मैंने 2 साल बाद मैंने सोचा कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मुझे बेबी चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा से कंसीव किया, लेकिन दोबारा भी मुझे फिर वही प्रॉब्लम। तो मतलब अब शुरू में तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो कभी कभी, मतलब बहुत बार हो जाता है ऐसा, बहुत सारे केस में आजकल ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं। बहुत ही बार ऐसा होता है कि हम कंसीव करते हैं और बिना किसी रीज़न के वो बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। तो मुझे शुरू में ही लगा, जब मेरा सेकंड टाइम मेरे साथ यही चीज़ें दोबारा हुई, तो मतलब मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इस टाइम मुझसे जो भी हो सकता था मैंने, मतलब 2 से 3 डॉक्टरों को मैंने अच्छी तरह से कंसल्ट किया, वो भी अच्छी डॉक्टर्स को।
तो फिर मैंने करवाया, दिखाया लास्ट में फिर, तो वहाँ भी डॉक्टर ने मुझे, क्योंकि वो टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, और तो मैंने वहाँ दिखाया, तो डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला कि वेट करते हैं, कार्डियक एक्टिविटी आने का वेट करते हैं। लेकिन इस बार, पिछली बार थोड़ी बहुत हार्ट बीट थी, इस बार वो भी नहीं थी। तो जब मैंने शुरू में, जब हार्ट बीट का टेस्ट होता है 6 वीक में हो जाता है, तो 6 वीक में जब मैंने हार्ट बीट का टेस्ट कराया तो उसमें बिल्कुल भी हार्ट बीट नहीं थी, और सिर्फ योग से था मेरा उसमें, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, सिर्फ उसमें इतना क्लियर था, और उसमें कुछ नहीं था। तो फिर मैं बड़ी परेशान हो गई, मेरा दिमाग बहुत, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस टाइम मैं किस टाइम से गुजर रही थी, मुझे ही पता है वो। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें यही हुआ। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर कुछ हो सकता है, आप कुछ कर सकते हो, प्लीज़ आप कुछ करो, मतलब मुझे चाहिए ये बेबी, मुझे नहीं कुछ करवाना, मैं परेशान हो गई हूँ बहुत। तो उनने मुझे बोला कि जितना हो सकता है हम करेंगे, आप, उनने मुझे मेडिसिन दी, उनने जो हो सकता था, मतलब बेड रेस्ट ये वो सब कुछ किया उनने। लेकिन मुझे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरे जितने टेस्ट थे वो सब नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था मेरा। तो फिर उसके बाद वो भी नहीं हुआ, डॉक्टर ने 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन करते करते मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए। तो 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद उनने मुझे ये बोला कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, आपको ये बच्चा अबॉर्ट कराना ही पड़ेगा, और अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, मेडिसिन से ये नहीं होगा, रिस्क होगा आपके लिए। तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, आप मेडिसिन से आपके लिए रिस्क हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी तक मैं इस टाइम के लिए इसीलिए रुकी थी कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, क्या पता बेबी की हार्ट बीट आ जाए, बेबी कुछ दिख जाए, ये मैं इस होप में थी। फिर घर से भी मेरे ये बोला कि मतलब कुछ टाइम रुक जाओ, कुछ टाइम और देख लो, कभी कभी ऐसा, क्योंकि सब लोग पॉजिटिव ही सोच रहे थे ना, कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि बेबी की हार्ट बीट नहीं दिखती, फिर दिखती है। तो फिर लास्ट में जाके कुछ भी नहीं हुआ, और इस टाइम मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा। वो बहुत ही पेनफुल था मेरे लिए वो टाइम, मतलब मैं मेंटली फिज़िकली दोनों जगह से डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब मुझे कुछ भी मन नहीं करता था। तो उसके बाद फिर जिस टाइम मेरा ये अबॉर्शन हुआ, तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि हाँ, अब कुछ मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रही है, तो आपका मैं अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर, हस्बैंड के मेरे दोनों के टेस्ट किए, तो हस्बैंड के टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। जब उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए, तो मेरे सारे टेस्ट बहुत अच्छे निकले, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं आई उसमें। जब उनने मुझे एक टेस्ट बताया, क्रियोटाइपिंग, तो क्रियोटाइपिंग या फिश टेस्ट बोल सकते हैं हम इसको, ये टेस्ट जो बेबी के हमारे जो हमारा अबॉर्शन होता है उस टाइम, जो हमारा बेबी होता है, बॉर्न बेबी होता है, जो उसमें जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें से वो टेस्ट किया जाता है, और इससे सिर्फ यही पता लगाया जाता है कि हमारे उसमें बेबी में जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मतलब ये टेस्ट मैंने करवा, उनने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप अगर ये टेस्ट करवाना चाहती है तो आप बताओ। तो मैंने कहा आप कुछ भी करो, लेकिन आप पता लगाओ कि प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है, मैं अब बिल्कुल ये रिस्क लेना नहीं चाहती, सेफ़ प्रेगनेंसी और सेफ़ बेबी चाहिए। तो उनने बोला ठीक है, तो उनने ये टेस्ट मेरा करवा दिया। तो इसी टेस्ट में मुझे प्रॉब्लम निकली, ये मेरा पॉजिटिव निकला। जो मेरा क्रियोटाइपिंग टेस्ट था उसमें वो पॉजिटिव था मेरा, तो ये टेस्ट मेरा पॉजिटिव मिला। तो उनने मुझे ये बोला कि आपके जो इस प्रेगनेंसी में इंजेक्शन लगता है, एक लगता है, अगली बार आपको जो आपको प्रॉब्लम निकली है उसके लिए एक इंजेक्शन और हम इंक्लूड कर देंगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, तो आपको वो इंजेक्शन से हम ट्रीटमेंट देंगे, तो आपका नेक्स्ट टाइम जब आप कंसीव करोगे या प्रेग्नेंट हो गए तो उस टाइम आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ये तो श्योर हो गई थी कि मुझे क्या प्रॉब्लम निकली है, क्यों निकली है, तो इसलिए ये हो गया था कि अब मैं फिर से अगर ट्राई करूँ बेबी के लिए और फिर से वही परेशान है, भगवान ना करे किसी की लाइफ में ये चीज़ें हो, ये प्रॉब्लम्स आएँ, कोई इस तरह से परेशान हो बेबी के लिए। लेकिन ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, सुना है कि मतलब बहुत से लोगों को हैं ये प्रॉब्लम्स। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत हो इस चीज़ में। जो चीज़ जिस टाइम जिस समय पे मिलनी होती है हमें, वो चीज़ उस टाइम होती ही होती है। हमारे दिमाग में नेगेटिविटी लाने से सिर्फ हमें प्रॉब्लम होती है, हमारी फैमिली को प्रॉब्लम होती है। आप जितना अंदर से पॉजिटिव रहोगे उतना बेबी भी ठीक रहेगा, आप जल्दी कंसीव कर पाओगे और आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप ये सोचो कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होगा, इतनी मेडिकल साइंस है, सब कुछ है, तो सब कुछ ठीक होगा।
तो मैंने भी फिर यही सोचा कि नहीं, अब सब कुछ ठीक होगा, मैं करूँगी ट्राई। तो मैं योगा स्टार्ट कर दिया। मेरे क्योंकि मेरा 2 बार प्रेग्नेंट हो गई थी और 2 बार अबॉर्शन हो गए थे, तो मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। कंप्लीट 3 मंथ्स मुझे बेड रेस्ट होता था, उसके बाद अबॉर्शन हो जाता था और मेरा वेट बढ़ने लग जाता था। तो फिर मैं उसे कम करती थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक मैं कंसीव करूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा वेट ना हो मेरा, तो मैं उसके लिए योगा करती थी। कंसीविंग के लिए अच्छे से योगा करती थी मैं, और सब कुछ मैंने किया, अपनी डाइट वाइट सब अच्छी तरह से ली। फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट मिसकैरेज 2016 में हुआ था और सेकंड मिसकैरेज मेरा 2018 में हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब मुझे सिर्फ 1 साल का मैं ब्रेक लूँगी। 1 साल के लिए मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर करूँगी। उसके बाद मैं सेकंड बच्चे के लिए सोचूँगी, तो मैं अपनी बॉडी बिल्कुल फिट रखूँगी, बिल्कुल अच्छी तरह। इस बार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। किया था मैंने, कोर्स कर लिया था, मैं अपनी जॉब करती थी। उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर ही मैंने ये सब कुछ किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे कंसीव कर लेना चाहिए। तो मैं डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करा रही थी और रेगुलर दिखा रही थी मैं डॉक्टर को। मुझे ये भी पता था कि प्रेगनेंसी में मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट होता है और यहाँ हस्बैंड का ऑफिस यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैं कितना भी मेड लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो फिर हो जाता है ना अपने मन में कि मतलब यार ये चीज़ कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, ये हो जाता है अकेले रहते रहते। तो मतलब इस बार ये प्रॉब्लम भी थी कि मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए मेरे साथ कौन। मैंने ये सोचा कि मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम पे अपनी मम्मी के पास रह लूँगी, तो वहाँ मेरी अच्छी तरह से केयर भी हो जाएगी। और मैं क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, मैं उत्तराखंड के खटीमा चकरपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ चले जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अब हम कंसीव करेंगे, और सब कुछ ठीक था, मेरी मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने बोला आप कंसीव कर सकते हो। तो हमने कंसीव के लिए ट्राई किया। तो मैं यहाँ से उस टाइम, क्योंकि हम कंसीव करने के बाद मैं सफ़र नहीं कर सकती थी, मुझे रेस्ट होता है, तो मैं पहले ही अपनी मम्मी के घर चली गई। तो वहाँ मैंने कंसीव कर लिया। उसके बाद मैंने वहाँ कंसीव करने से पहले वहाँ भी मैं जिस गाइनो से मैं चाहती थी कि मैं अपना ट्रीटमेंट कराऊँ, उनसे मैंने 2 विज़िट पहले बिना प्रेगनेंसी के ली, मतलब मैं कंसीव नहीं करा था उस टाइम, तो उस टाइम ली मैंने। उनने मेरा थायराइड, शुगर जो भी टेस्ट होते हैं वो कराए, और जो ये मेरा एंटीबॉडी कार्डियोलिपिन का टेस्ट है वो भी उनने करवाया। उनने ये बोला कि मतलब उस टाइम था वो पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव वो रहता है, लेकिन बाद में कभी कभी ये चांसेस होते हैं कि वो न ख़त्म भी हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, तो आपको वो टेस्ट फिर से करवाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करवा लो मैम मेरे टेस्ट। तो उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए, तो उसमें भी मेरे को ये प्रॉब्लम निकली एंटीबॉडी कार्डियोलिपिंग में, कि मतलब मेरा पॉजिटिव था वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे ये बोला कि अब आप कंसीव के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, आपके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप कंसीव कर सकते हो। तो शुरू कर उनने मुझे पहले से ही इकोस्प्रिन और फॉलिक एसिड देनी शुरू कर दी, जिससे जब मैं कंसीव करूँ तो बेबी के जो बोन्स होती हैं, जो भी बेबी का स्टार्टअप होता है उसमें वो बिल्कुल सेफ़ रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ हो। और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी पूरी हिस्ट्री बता दी थी। तो ये तो बात आती है प्रेगनेंसी से पहले की। फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मुझे 25 को मेरा 25 की मेरी डेट थी, पीरियड डेट थी मेरी 25 की। तो उससे उससे एक दिन पहले मुझे ब्लीडिंग हुई, स्टार्ट हो गई। तो मैं घबरा गई, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। तो मैं मतलब मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ब्लीडिंग रुक गई, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे पहली बार की तरह होने लग गया, फिर से मुझे पहले टाइम की तरह होने लग गया। तो उसके बाद मैंने अगले दिन जब मेरी डेट थी, तो मैंने कहा नहीं, मतलब मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने कहा नहीं, मैं आज भी ट्राई कर लेती हूँ, एक टेस्ट मैं आज कर लेती हूँ, आज पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, वरना मैं कुछ टाइम बाद कर लूँगी। तो मैंने उसी दिन, अपनी डेट के ही दिन वो टेस्ट किया, पीरियड डेट के दिन। तो मेरा वो टेस्ट पॉजिटिव आया। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। और इस बार मैं खुश भी थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि 2 बार मैंने वो चीज़ें देख ली थी अपने सामने, तो मतलब मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं सीधे डॉक्टर के पास गई, जैसे मेरा पॉजिटिव आया, मैं उसके बाद सीधे मैं फर्स्ट टाइम कहीं गई, तो सिर्फ डॉक्टर के पास गई। मैंने उन्हें जाके बताया, तो उन्होंने कहा ओके, तो आप प्रेग्नेंट गई हो, अब मैं आपको आज से 3 दिन की दवाइयाँ देती हूँ। उसके बाद मैं आपको 3 दिन बाद, जब आपको 5 वीक हो जाएगा, तो मैं आपका अल्ट्रासाउंड कर दूँगी। तो ओके, तो 3 दिन बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई, तो मतलब
मैं बहुत ही घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे अंदर जाऊँ, कैसे क्या करूँ। लेकिन जब मैं गई और मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें बेबी की कार्डियक एक्टिविटी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल ग्रोथ कर रहा है, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, आपको रेस्ट करना पड़ेगा और आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। तो जो उनने मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से उनने मुझे दवाइयाँ बताई थी, उसमें वो मुझे एक एसीजी 5000 वाला इंजेक्शन का डोज़ देते थे वीक में एक। वो 7 डेज़ में एक मुझे डोज़ देते थे, वो मुझे बैक पे लगता था। एससीजी का जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, इसका इंजेक्शन जो हमें लगता है वो हमारा हार्मोनल इंजेक्शन होता है, वो हमें अबॉर्शन से बचाता है। ये इंजेक्शन बेसिकली एग की ग्रोथ करने के लिए दिया जाता है। जब किसी को जब किसी के बार बार मिसकैरेज होते हैं तो उसको ये इंजेक्शन डॉक्टर रेकमेंड करती है कि इस टाइम हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मुझे वो स्टार्टिंग से ही उनने वो इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। वीक में एक इंजेक्शन लगता था मुझे। उसके बाद फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम लगने लगी, मुझे लगने लगा कि हाँ मतलब मुझे कुछ ब्लीडिंग होती है, तो हुई बीच में। तो उसके बाद मैं दोबारा डॉक्टर के पास विजिट करने गई, तो उनने मुझसे कहा कि आपको एक इंजेक्शन और लगेगा। तो वो इंजेक्शन मेरा LMWH40 था, जिसको एनक्लेव 14 भी बोलते हैं। वो इंजेक्शन लगता था मुझे डेली का एक, और वो लगता था मुझे पेट पे जो हमारे ऊपर का जो हमारा ये ऐसे होते हैं, या वो हाथ पे लग सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपर स्किन पे लगता है, ऊपर की स्किन पे। तो वो मुझे पेट पे लगता था। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 2 मंथ्स कंप्लीट करे, अपने 2-3 महीने कंप्लीट करे। तो अचानक से एक दिन मुझे रेस्ट तो था ही, तो अचानक से एक दिन मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप सीधे इमरजेंसी में आओ हॉस्पिटल। मैं गई तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा 1 दिन के लिए, हम आपको एडमिट करके देखेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है करके। तो उन्होंने मुझे एडमिट किया, उन्होंने दवाइयाँ दी, इंजेक्शन चलाए मुझे। उस रात मैं रात भर एडमिट थी। अगले दिन सुबह जब उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आप डिस्चार्ज हो सकते हो। और अल्ट्रासाउंड करके देखा तो बेबी बिल्कुल ठीक था। तो मैं खुश भी हुई कि चलो यार ठीक है सब कुछ। तो मैं घर गई, उसके बाद तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट, मतलब मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं करने दिया। मम्मी इस टाइम पे, मतलब मैं मम्मी के बारे में जितना बोलूँ ना वो बहुत कम है मेरे लिए। जब मैं खुद मम्मी बन गई हूँ ना, तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मतलब मम्मी लोगों के लिए हम लोग कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम लोग उस स्टेज में नहीं होते हैं ना, जब जैसे मैं अभी इस स्टेज में हूँ, उस टाइम नहीं थी, मैं एक मॉम नहीं बनी थी, तो मुझे इतनी फीलिंग्स नहीं थी, मुझे इतना नहीं पता, मतलब इतने ज़्यादा इमोशंस नहीं होते हैं हमें, कि मतलब हमें कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। प्रेगनेंसी में हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, कभी कभी हमें गुस्सा भी आ आता है, हम चिढ़ जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं मम्मी लोगों से। लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ होती हैं मम्मी की वो चीज़ें। उनकी तबीयत खुद इतनी ख़राब रहती थी, लेकिन कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया इतने टाइम तक। मुझे खाना मेरे बेड पे पहुंचाती थी, मुझे बहुत केयर करी मतलब मेरी इस टाइम मेरी मम्मी ने। फिर उसके बाद मुझे डेली का एक इंजेक्शन लगता था, और फिर उसके बाद जो मुझे वीक में इंजेक्शन लगता था, वो वीक में एक इंजेक्शन लगता था, वो डॉक्टर ने 3 डेज़ 3 दिन में एक और 3 दिन में एक ऐसे करके वो इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। तो 5 मंथ तक मुझे वो 3 दिन वाला इंजेक्शन चलते रहा बैक पे, और वो डेली वाला तो मुझे चलता ही था। तो फिर उसके बाद मुझे 5 मंथ तक वो इंजेक्शन चलते रहा, और उसके बाद डेली का तो वो लगता ही था मुझे। फिर मैं 6 मंथ में गई, तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप सब कुछ ठीक है, रिस्क से बिल्कुल बाहर है, आप बिल्कुल सेफ़ है अब आपकी प्रेगनेंसी, लेकिन आपको अभी भी प्रिकॉशन लेने हैं, लापरवाही कुछ नहीं करनी। तो हस्बैंड मेरे दिल्ली में रहते हैं, तो मतलब हमने ये बोला कि क्या मैं जा सकती हूँ यहाँ से दिल्ली? तो उन्होंने कहा हाँ, आप ट्रेन से आप सफ़र कर सकते हो, वो बिल्कुल सेफ़ है। तो मैं 6 मंथ में ट्रेन से सफ़र करके अपनी मम्मी के साथ यहाँ आई। मम्मी को डॉक्टर को दिखाना था, मम्मी भी साथ में आई, और डॉक्टर को दिखा के 1 वीक में मम्मी चली गई। जिस दिन मम्मी को छोड़ने गए मेरे हस्बैंड, उस दिन मेरी सास वापस आई मेरे साथ। उस दिन मेरी सास आ गई, उस दिन से उनने मेरी केयर करी, और ऐसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही 9 मंथ तक। मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ने लगा, मतलब जैसे जैसे बेबी ग्रो करने लगा, वैसे वैसे मुझे इंजेक्शन लगाने में प्रॉब्लम होती थी।
इंजेक्शंस 5 मंथ बाद मैंने खुद से लगाना सीख लिया था अपने पेट पे, क्योंकि डेली हम कितना किसी को बोलेंगे, कितना डॉक्टर के पास जाएंगे कभी कभी। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मैं इंजेक्शन खुद लगा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप खुद लगा सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इस टाइप से अपने इंजेक्शन लगा सकते हो। तो मैंने वो इंजेक्शन सीख लिया और 9 मंथ तक, डिलीवरी के 1 हफ्ते पहले तक मुझे वो इंजेक्शन लगे और वो इंजेक्शन मैंने खुद लगाए। तो बहुत जगह जहाँ मैं दूसरों के इंजेक्शन लगाने से भी डरती थी, मतलब मुझे बहुत डर लगता था, वहाँ एक टाइम ऐसा आया जब मैं खुद के इंजेक्शन खुद से लगाती थी कि नहीं अब मुझे करना ही तो है, कोई और भी लगाए तब भी तो मुझे दर्द होगा ही ना। तो ऐसी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। फिर उसके बाद मेरा आया डिलीवरी टाइम, और डिलीवरी टाइम बहुत बुरे टाइम पे आया था, जिस टाइम कोरोना पीक पे चल रहा था। कोरोना स्टार्ट ही हुआ था मतलब उस टाइम, लेकिन डर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा था और हमारे अंदर भी था, मतलब कहीं घर से बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जो मुझे कोरोना आया था 23 से 22 से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, और मेरी डिलीवरी 14 अप्रैल 2020 में हुई थी। 14 अप्रैल में मतलब जब भी मैं उसके पहले डॉक्टर को दिखाने जाती थी, उस टाइम हमें एक एक हफ्ते में दिखाना होता है, और मेरी तो मुझे इतना प्रॉब्लम होता था, कभी मुझे पेट दर्द हो जाता था, कभी बेबी मूवमेंट करना बंद कर देता था। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत लगी रहती थी। तो डॉक्टर मतलब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यहाँ गुड़गांव में मैं पारस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा, तो उस वो डॉक्टर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो तुम मुझे मैसेज करना। उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया था, तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम लगती थी तो मैं उन्हें मैसेज करती, तो वो मुझसे बोलते थे आ जाओ आप। वो मतलब नेचर वाइज़ वो मैम बहुत अच्छी थी। तो मैं जाती थी तो फिर वो मेरी टेस्ट वेस्ट करते थे। ऐसे करके मैंने अपनी प्रेगनेंसी 9 मंथ तक पहुंचाई। उसके बाद आया डिलीवरी टाइम। डिलीवरी में डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आप नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिस्क है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगी, हमें लगा बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सीधे आपको सिजेरियन के लिए डाल देंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैम नहीं, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची वो मुझे पता है। मैं अब बेबी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। आप कुछ भी करके, क्योंकि कोरोना टाइम भी बहुत था, सब मतलब दिमाग बहुत ख़राब हो गया था, और मैं तो न्यूज़ देखती थी और मेरा दिमाग बिल्कुल सन हो जाता था। तो मैंने डॉक्टर से ये बोला कि आप कुछ भी करो, मुझे बच्चा सेफ़ली मुझे अपने हाथों में करना, आप कुछ भी करो। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है आप रिस्क मत लो, आप सीधे सिज़ेरियन के, हम आपको सिज़ेरियन ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत रिस्क है आपकी। और जो मुझे इंजेक्शन लगता था LMWH का, वो इंजेक्शन मेरा जो ब्लड है, मेरी जो हमारी कॉर्ड होती है उसमें मेरा ब्लड का थक्का बन जाता था, मेरा ब्लड बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता था। तो जिस वजह से ना मेरे जो मैं खाती पीती थी, हम मतलब हम हमारे यहाँ जो भी हमसे ग्रोथ बच्चे तक पहुँचती है, वो ग्रोथ ना रुक जाती थी। तो इसलिए मुझे वो ब्लड पतला करने के इंजेक्शन लगते थे, और वो मुझे डिलीवरी से 1 हफ़्ते पहले तक लगे। तो उन मतलब तो डिलीवरी बहुत ही मतलब मैं बहुत ही वो थी उस टाइम, मतलब बहुत घबराई भी रहती थी। खुशी भी थी एक तरफ कि मुझे अब कुछ टाइम बाद ही मेरा बच्चा मिल जाएगा, लेकिन बहुत घबराहट भी थी। तो ऐसी रही फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। और आफ्टर डिलीवरी क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या क्या मैंने किए, क्या क्या मैंने नहीं किए, क्या गलतियाँ मैंने करी, वो सब भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी लगी आप बताना। और हाँ, एक बात और, आप प्लीज़ होप मत छोड़ना। अगर किसी को भी ये चीज़ें होती हैं तो आप प्लीज़ होप मत छोड़ो। हमेशा अच्छा ही होता है, भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। और हम होता है, मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं होता है, क्योंकि मैं भी उस फेज़ से गुज़री हूँ। होता है, लेकिन पेशेंस रखने की बात होती है और अपने आप को पॉज़िटिव रखने की बात होती है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो थैंक यू मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसी ही आपको वीडियोज़ अगर आपको आगे भी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप वो भी मुझे बताना, और लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप ने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको मेरे ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू।